तो आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूं हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है कि हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा था कि अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है और वो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करती है, वो कंटिन्यूसली बीड़ी पीती है या सिगरेट पीती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखो बेटा, सीधा उसके बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो उसके बेबी की पुअर फीटल ग्रोथ हो जाएगी, उसमें अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे, नियोनेटल डेथ हो सकती है, मतलब बेबी वूम के अंदर ही मर सकता है, और प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है जो बेबी है वो 6 और 7 मंथ में डिलीवर हो जाए, और बेबी की जो फीटल डेथ भी हो सकती है इंट्रा यूट्राइन। ठीक है, तो आज हमारे पास क्वेश्चन है कि भी 4 रिस्क बताइए एंटीबायोटिक यूज़ करने के। देखो बेटा, आजकल तो यही चाल चलन सब जगह चल रहा है कि बच्चे को जब भी कोई प्रॉब्लम हुई एकदम उसके मुंह में हम एंटीबायोटिक लगा देते हैं, उसको एंटीबायोटिक दे देते हैं, और हम उसकी नॉर्मल इम्यूनिटी को काम नहीं करने देते। हम ये वेट नहीं करते कि अगर उसका गला ख़राब हो गया या उसका ज़ुकाम हो गया वो अपने आप ठीक हो। आजकल सभी पेरेंट्स यही करते हैं, पर अगर हम बार बार कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स के ऊपर डालें या खुद रहें तो कई सालों के बाद हमारे ऊपर एंटीबायोटिक्स का क्या असर पड़ता है, आज मैं वो बता रहा हूँ। एक तो जी, पहला है बार बार एंटीबायोटिक्स लेने से हाइपर सेंसिटिविटी एंड स्किन रैश ड्यू टू पेंसिलिन। पेंसिलिन के करके हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, स्किन में रेडनेस आने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एंटीबायोटिक अगर कभी लेते भी हैं, अगर एंटीबायोटिक हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही तो चांसेस हैं कि हमारे रेडनेस हो जाएगी स्किन में। नंबर 2 है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस ड्यू टू क्लिंडामाइसिन। कोलाइटिस क्या होता है? कोलाइटिस वो बीमारी होती है बेटा जिसके अंदर हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर रिफ्लेक्सेस नहीं जाती और वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता। यानी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वो नम पड़ जाता है, सुन्न पड़ जाता है। सो ऑब्वियसली जो हमारी डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है वो भी एंटीबायोटिक के करके होता है, और वो एंटीबायोटिक कौन सी है? क्लिंडामाइसिन। ये यूजुअली स्किन इन्फेक्शन को ठीक करती है, तो इससे ये प्रॉब्लम है। बोन मैरो अप्लेसिया और अनीमिया ड्यू टू क्लोराएम्फेनिकोल। क्लोराएम्फेनिकोल ड्रग अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा कोई तो उसको आरबीसीज की कमी हो जाएगी, उसके आरबीसीज की डेथ जल्दी होने लग जाएगी, यानी अनीमिक हो जाएगा वो पर्सन। और फिर है जी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ड्यू टू सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन के करके भी उसकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है वो भी अराइज होंगी, यानी कभी उसको गैस होने लग जाएगी, कभी उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी उसको लूज मोशंस लग जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखो कितनी एंटीबायोटिक से आ रही है। अगला क्वेश्चन आया बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलेसेंस? गिव इट्स कॉमन प्रॉब्लम। एडोलेसेंस क्या है, इसकी कॉमन प्रॉब्लम बताइए। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बच्चे एडोलेसेंट पीरियड से गुजर रहे हो। एडोलेसेंट एज को एज ऑफ कन्फ्यूजन भी बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी बोलते हैं। यानी आपकी एज में अगर कोई अच्छी बात लगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, अगर छोटी सी बात आपको बुरी लगी आप बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाओगे। मतलब इस समय आपकी पूरी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में सिक्रीट होते हैं। तो एज ऑफ एडोलेसेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है, क्योंकि अगर इस एज में अगर हमने कोई गंदी आदतें सीख ली तो वो हमें बर्बाद कर देती हैं, अगर हमने अच्छी आदतें सीख ली तो हम अच्छी तरह रहते हैं, और यहाँ पे हमें टेम्पटेशन भी बहुत आती है इस एज में। आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप इस एज से गुजर रहे हो। सो कौन सा पीरियड है? ये पीरियड है रैपिड ग्रोथ का, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का, चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड के बीच में। तो यूजुअली जो एज ऑफ एडोलेसेंट है वो 16 से 17 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि कोई एडोलेसेंट एज के अंदर से गुजर रहा है? एक तो उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, उसकी बॉडी में चेंज आने लग जाएगा, और उसके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में भी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अब एडोलेसेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? क्या प्रॉब्लम है एडोलेसेंट एज की? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एक्ने। देखो बेटा, कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, अजीब से उनके मुंह पे, आंखों पे, नाक पे दाग हो जाते हैं। एक्नी गर्ल्स को तो बहुत अच्छे से पता होगी, और एक्नी का बेटा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि एक्नी होती है ड्यू टू इर्रेगुलर हार्मोन्स। सो जब ये हार्मोन अपने आप सेटल हो जाते हैं, कईयों में 90 से 70% लोगों में एक्नी के जो दाग हैं अपने आप ख़त्म हो जाते हैं।
पर कईयों में लाइफ लॉन्ग रहते हैं। नंबर 2 है बेटा हाइपोकॉन्ड्रिया इज ड्यू टू एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सो ये भी बीमारी हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर के करके आती है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि बेटा एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है क्योंकि हमारे में अबनॉर्मल हार्मोन्स की रिलीज चल रही होती है, ठीक है। फिर है एडोलेसेंट एक्सपीरियंस ऑल्टरनेट पीरियड ऑफ लोनलीनेस एंड टेंडेंसी टू बी विद सोशल सराउंडिंग, ठीक है। जितने भी एडोलेसेंट होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, कभी उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो उनको अपनी सोशल सराउंडिंग में ना कभी डिप्रेशन होता रहता है, कभी एक्साइटमेंट होती रहती है, कभी डिप्रेशन, कभी, क्योंकि ये नॉर्मल है, डोंट वरी। फिर एडोलेसेंट समटाइम हैव इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट और एंजॉय एंड लीड टू डिप्रेशन। कभी कभी जो एडोलेसेंट होते हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फाइनली वो आप लोनली महसूस करने लग जाते हैं, पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। स्ट्रेस डिसऑर्डर, कई एडोलेसेंट होते हैं बेटा वो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर उनकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहे और अगर उनको कोई बैड इन्फ्लुएंस मिल गया, कोई उनको ऐसा पर्सन मिल गया जो उनको कह रहा है कि आप क्या करो जी, आप सिगरेट पी लो, आप बीड़ी पी लो, और अगर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया तो बच्चों वो परमानेंटली उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। जितने भी चेन स्मोकर आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी क्रॉनिक अल्कोहलिक लोग आपको मिलेंगे, आप नोटिस करना कि उसमें से 70 to 80% जो ये लोग होते हैं ये अपनी एडोलेसेंट एज में ही एडिक्शन शुरू कर देते हैं। यानी वो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में ही शराब पीना या बीड़ी और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, और एंड लाइफ में जब वो 20 साल क्रॉस कर जाते हैं इस एडिक्शन के साथ, फिर नहीं वो छोड़ सकते इसको। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इसको फिर बाद में छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जी लास्ट में हम पहुंच गए एडिक्शन टू ड्रग्स। अच्छा, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। एडिक्शन टू ड्रग्स, अल्कोहल एंड टोबैको स्मोकिंग, तो बेटा ये सारे एडोलेसेंस की कॉमन प्रॉब्लम है। अगला है मेंटल इलनेस क्या है, दिमागी बीमारी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ठीक है। अगर किसी का माइंड इनकम्प्लीट डेवलप हुआ, प्रॉपरली किसी का माइंड अगर डेवलप नहीं हुआ तो उसको मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं और मेंटल इलनेस कहते हैं। इसके अंदर सोसाइटी में वो पर्सन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। यू नो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो वो सोसाइटी में अपने आप को विथस्टैंड नहीं कर पाता। तो इस करके भी ऐसे लोगों को बहुत चैलेंज आते हैं, वो सोसाइटी में अपने आप को सेट नहीं कर पाते। अच्छा, आइए जरा देखें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन मेंटली इल है। सबसे पहले फॉल्स बिलीव एंड हेलुसिनेशन, वो ऐसी चीज़ें देखेगा जो हमें नहीं नज़र आ रही, जो एक्चुअल में नहीं है, पर वो उनको समझेगा कि वो रियल है बिल्कुल उसके लिए, ठीक है। तो वो सोचेगा कि ये सब बातें जो हैं वो रियल है। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो देखेगा कि एक छिपकली चल रही है, हम देखेंगे कि वॉल के ऊपर छिपकली है, वो कहेगा जी वॉल के ऊपर तो मगरमच्छ चल रहा है। अगर हम कहेंगे कि रात के टाइम हम कहेंगे कितने अच्छे स्टार लग रहे हैं, वो कहेगा कि वहाँ तो सूरज निकला हुआ है। तो मतलब उसका ना फिजिकल रियलिटी से लिंक टूट जाता है, यानी वो मेंटली बीमार है बंदा। अच्छा, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, ऐसे पेशेंट में आपको मेमोरी लॉस भी देखने को मिलेगा। उन्हें ना तो 2 दिन पुरानी बात याद रहती है या ना तो कुछ घंटों पुरानी बात रहती है, और कभी कभी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें भूल जाते हैं। कई लोग तो बेटा अपने घर का रास्ता तक भूल जाते हैं कि उनको घर कैसे पहुंचना है, ठीक है। फिर उसके बाद है सीरियस थॉट ऑफ सुसाइड, बार बार उनका दिल करता है वो सुसाइड कर लें, वो मर जाएं, क्योंकि उनकी किसी को नीड नहीं है, लोनली फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, अगर किसी ने थोड़ी सी कोई बात कर दी रोने लग जाते हैं। तो इस तरह के लोगों से हमें पता चल जाता है कि ये मेंटली वेल नहीं है। फिर सोशल डिसफंक्शनल, गालियाँ निकालना, लड़ाइयाँ करना, पत्थर मारना, बेबात के किसी न किसी से पंगे ले लेना, तो ये भी मेंटली इल पर्सन की निशानी है। ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड ड्रग अब्यूज़, शराब पीना, जुआ खेलना और ड्रग्स लेना, ये भी इनकी निशानी है। अच्छा, कौन कौन से डैमेज हैं ब्रेन में
कौन कौन से डैमेज हैं ब्रेन में जो मेंटल इलनेस कॉज कर सकते हैं? आप सभी को पता है जी, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो भैया 5 वाइटल ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, लिवर है, ठीक है, ब्रेन है, पर इसमें ब्रेन को सबसे ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन है वो हमारे बाकी सारे ऑर्गन और फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। सो अगर हमारे ब्रेन में किसी तरह का डैमेज हो गया तो मेंटली इलनेस आएगी। तो कैसे कैसे डैमेज होता है? पहले तो बेटा अगर किसी को ब्रेन कैंसर हो जाए, ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, या फिर बेटा ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस होता है बेटा, 3 लेयर होती हैं हमारी ब्रेन के ऊपर जिनके अंदर हमारा ब्रेन पैक होता है, पिया मेटर, ड्यूरा मेटर, अरेक्नॉइड मेटर। इन तीनों लेयर के इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और भी बेटा ब्रेन के बहुत न्यूरो इन्फेक्शंस होते हैं, सो उसके करके भी मेंटल इलनेस हो सकती है। और अगर कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, यानी अगर उसको न्यूरल डेवलपमेंट या कैंसर ट्रीटमेंट ले रहा है और ब्रेन में भी रेडिएशंस डाली जा रही हैं, तो भी वो बीमार हो सकता है मेंटली। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी करते हैं उसको, टीबी भी अगर किसी को लेप्रेसी है तो भी उसके मेंटली इल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज मर्करी, लेड और टिन जो ब्रेन के लिए बहुत डेंजरस हैं, इनका भी बॉडी में जाने से मेंटली इलनेस आ सकती है। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ अल्कोहल को, अगर कोई बहुत ज़्यादा समय के लिए अल्कोहल पी रहा है तो भी उसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। शॉर्ट सप्लाई ऑफ विटामिन एंड मिनरल, बहुत कम सप्लाई अगर उसको विटामिन और मिनरल की मिल रही है तो भी उसको मेंटली वो इल हो सकता है। क्योंकि बेटा आजकल तो हम ना अपनी जीभ के लिए बहुत हुए हैं कि जो चीज़ अच्छी लगी वो खा ली, ये नहीं देखा कि उसमें विटामिन पूरी है कि नहीं है। चॉकलेट पसंद है, कहीं आप लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है, आपको पेस्ट्री पसंद है, पर अच्छी खाने की चीज़ आपने वेजिटेबल्स खाई, आपने फ्रूट्स खाए, आपने चिकन को बॉईल करके खाया। सो ये जो बातें हैं, ये बातें हमें माइंड में रखनी है। अगर आप ये बातें नहीं रखेंगे तो अगर विटामिन और मिनरल्स की सप्लाई बॉडी में कम होगी, सो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन को भी तो विटामिन और मिनरल चाहिए। तो अगर ब्रेन को विटामिन और मिनरल नहीं मिले तो भी चांसेस हैं कि हम मेंटली इल हो जाएं, क्योंकि हमारे बेटा ब्रेन की उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो रही ना। सो फाइनली बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था। सो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डिफ़िकल्टी, एनी क्वेरी, हमारी रेगुलर क्लासेस लगती हैं और आप मेरे से पूछ सकते हो एनी टाइम। यू कैन आस्क मी, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आई एम अवेलेबल। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक। सारा काम अच्छे से लिख लिया करो।